नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी इल्तुतमिश के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, पहले तो हम बात कर लेते हैं इल्तुतमिश की पृष्ठभूमि की। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु क्या होती है, चौगान खेलते हुए घोड़े के गिर जाने के कारण होती है। उसके पश्चात जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, हम पहले तो उसके बारे में बात करेंगे। हमने किसके बारे में बात की थी नेक्स्ट पिछले वाले में? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक की बात की थी और मैंने क्या क्या बताया था कि ये जो व्यक्ति था इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने 1193 के पश्चात गौरी के द्वारा जीते गए भारतीय राज्यों पर क्या किया था, शासन किया था। और ये क्या था, मोहम्मद गौरी का इक़्तिदार था। दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब इसकी प्रारंभिक अवस्था थी तो आप देखते हैं कि इसको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, क्योंकि जैसे ताजुद्दीन यलजौज और कुबाचा जैसे व्यक्ति क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। तो इसने क्या किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित करके उन लोगों से शांति स्थापित करने की कोशिश की थी। फिर हमने बात की थी कि इसे दास्ता से मुक्ति क्या है, 1208 क्या है, 1208 में इसे किससे मिल जाती है, दास्ता से मुक्ति मिल जाती है। किसके द्वारा? गयासुद्दीन महमूद के द्वारा इसे दास्ता से मुक्ति मिल जाती है, जो मोहम्मद गौरी का भतीजा था। दोस्तों, इस तरीके से हमने बात की। कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस नाम से जाना जाता है तो लाख बख्श, कुरान बख्श, हातिम ताई दुती, इस तरीके से इन नामों से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। दोस्तों, बताया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु क्या होती है, चौगान खेलते हुए। किसके? चौगान खेलने के दौरान क्या होती है, घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद की। तो बात करेंगे तो इसके बाद जो शासक बनता है उसका नाम है आराम शाह। किसका? आराम शाह। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कहीं कहीं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का यह क्या था, पुत्र था। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का यह पुत्र था, लेकिन कहीं कहीं क्या माना जाता है कि ये क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई था। लेकिन दोस्तों, हमको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। हमको क्या करना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन बना है, क्या ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन बना था, तो बना था आराम शाह। और कुतुबुद्दीन ऐबक कहां से शासन कर रहा था, लाहौर से। कहां से? लाहौर से शासन कर रहा था। तो दोस्तों, लाहौर के अमीरों ने किसे नॉमिनेट किया, वो था आराम शाह। आराम शाह को लाहौर के अमीरों ने क्या बनाया, शासक बनाया। क्या बनाया? शासक बनाया। यह जो व्यक्ति था वो कैसा था, अयोग्य था। क्या था? अयोग्य व्यक्ति था। और इस कारण क्या है, इस कारण कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते थे। जैसे आप देखेंगे गौरी का जो साम्राज्य था बहुत बड़ा था। बहुत बड़े साम्राज्य की बात करेंगे तो भारत में भी उसका साम्राज्य था, गजनी, गौर, सब जगह साम्राज्य था। तो वहां पर देखेंगे कि ये अयोग्य व्यक्ति होगा तो इसको लोग पसंद नहीं करेंगे। तो होगा क्या कि इसे लाहौर के अमीरों ने किसे शासक बनाया, आराम शाह को। लेकिन क्या होगा, दिल्ली के अमीर क्या है, दिल्ली के अमीर किसे आमंत्रित करेंगे, बदायूं के इख्तियारदार इल्तुतमिश को। किसको? दिल्ली के अमीर जो होंगे वो क्या करेंगे, किसको आमंत्रित करेंगे, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को आमंत्रित करेंगे। और इल्तुतमिश उस समय कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का इख्तियारदार या गवर्नर था। बदायूं कहाँ पड़ता है दोस्तों, यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। वहां का गवर्नर कौन था, यूपी का गवर्नर इल्तुतमिश था, जिसे दिल्ली के अमीरों ने आमंत्रित किया और शासन करने के लिए उसे बुलाया। तो दोस्तों, हमने देखा कि आराम शाह को कौन बैठाता है गद्दी पर, लाहौर का अमीर। और जबकि इल्तुतमिश को कौन बैठाता है, दिल्ली के अमीर। यहाँ पर होगा क्या कि जब वह कहां से शासन शुरू करेगा, लाहौर से शासन करना शुरू करेगा आराम शाह। और दिल्ली में जब वो पहुंचेगा तो दिल्ली के मध्य, दिल्ली और लाहौर के मध्य जूद के मैदान, क्या है, जूद के मैदान में, जूद के मैदान में क्या होगा, इन दोनों के मध्य युद्ध। किसके किसके? आराम शाह और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध होगा। और इस युद्ध में विजय किसकी होती है, इल्तुतमिश को होती है।
किसकी होती है? इल्तुतमिश की विजय होती है। और ये जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो जो युद्ध लड़ा गया था, युद्ध लड़ा गया था 1211 में। कब लड़ा गया था? 1211 में यह युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके मध्य? इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों, इस अयोग्य शासक को पराजित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश की बात की जाए तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। क्या था? दामाद था। उसने क्या किया? दिल्ली सल्तनत पर अपनी सत्ता को स्थापित किया। इससे पहले जो शासक हुए, उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। खुद आराम शाह ने 8 माह तक शासन किया था। कितने? 8 माह तक शासन किया था। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, हमने इन सब चीजों को समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी तक जो क्वेश्चन बनता है कि इल्तुतमिश का शासन काल से ही संबंधित क्वेश्चन बनता है, लेकिन क्वेश्चन का ट्रेंड बदलता जा रहा है। तो दोस्तों, क्या होगा, क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे आराम शाह के बारे में। किसके बारे में? आराम शाह के बारे में। आराम शाह, आराम शाह लिखिएगा। ऐबक की मृत्यु के पश्चात, ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह, आराम शाह शासक बना, शासक बना। लाहौर के अमीरों के सहयोग से, लाहौर के अमीरों के सहयोग से किससे सहयोग से? लाहौर के अमीरों के सहयोग से ये शासक बना। फिर क्या होता है? 8 माह तक आराम शाह ने 8 माह तक शासन किया। कितने माह? 8 माह तक शासन करने वाला व्यक्ति जो था, आराम शाह था। यह अयोग्य उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी था। ठीक है। इतिहासकारों में यह मतभेद है कि इल्तुतमिश आराम शाह भाई था या पुत्र, तो दोस्तों, आप क्या करिए, इसे लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे भाई की बात, तो अबुल फजल कहते हैं कि भाई थे। कौन कहता है? अबुल फजल कहता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? भाई था। और मिन्हाज उस सिराज, कौन? मिन्हाज उस सिराज कहते हैं कि ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। ऐबक का कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लिया होगा, लिख लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात हो गया। दिल्ली के अमीरों पे, दिल्ली के अमीरों के आग्रह पर
बदायूं का इक़्तिदार, बदायूं का इक़्तिदार इल्तुतमिश दिल्ली आया, दोस्तों ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है कि किसके आमंत्रण पर, क्या है, किसके आमंत्रण पर इल्तुतमिश कहाँ आता है, दिल्ली आता है शासन सत्ता को संभालने के लिए। तो वो व्यक्ति कौन होगा, जो ये क्या होंगे, दिल्ली के अमीर होंगे। कौन होंगे, दिल्ली के अमीर होंगे, और इसे इन्हीं के बुलाने पर वो आता है। ठीक है, जूद के मैदान पर, जूद के मैदान पर इल्तुतमिश एवं आराम शाह के मध्य जून 1211 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में इल्तुतमिश विजयी हुआ। तो दोस्तों आप इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हाँ, एक चीज और याद रखना है कि वो दिल्ली का जो अमीर था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था अमीर इस्माइल। क्या था, अमीर इस्माइल, जिसने इसे बुलाया था, इस्माइल। ठीक है दोस्तों, किसने आमंत्रण किया था, अमीर इस्माइल क्या था, जो दिल्ली के तुर्क अमीर को, क्या है, दिल्ली के तुर्क अमीरों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसने ही आमंत्रित किया था। किसको, बदायूं के इक़्तिदार इल्तुतमिश को आमंत्रित किया था। तो दोस्तों इसे आप लिख लीजिए। हो गया दोस्तों। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में बात करने वाले हैं। इल्तुतमिश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि ये जो शासक है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो किससे बनते हैं, इल्तुतमिश से ही बनते हैं। किससे बनते हैं, इल्तुतमिश से ही बनते हैं। तो दोस्तों हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, इल्तुतमिश के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि इल्तुतमिश का एक नाम अल्तमश है। क्या है, इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का जो शासन मिलता है दोस्तों, वो टाइम पीरियड मिलता है 1211। किसा, 1211 से 36 इसका टाइम पीरियड है। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं आपको क्या मिल जाता है, 1210 भी लिखा मिल जाता है। क्या मिल जाता है, 1210 भी मिल जाता है। तो दोस्तों ये कैसा था, इल्बारी तुर्क था। कैसा था व्यक्ति, ये इल्बारी तुर्क था, इल्बारी तुर्क था। दोस्तों इसके पिता का नाम था आलम खां। क्या था, इसके पिता का नाम आलम खां था, और इसके पिता के का नाम क्या था, आलम खां। दोस्तों माता का नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी सी इनके कहानी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आलम खां की कई संतानें थी, लगभग 4 संतानें थी। उन 4 संतानों में से इल्तुतमिश जो था, क्या था, इल्तुतमिश जो था वो बहुत ही सुंदर और योग्य था। कैसा था, सुंदर और योग्य था। तो आलम खां जो थे, क्या है, आलम खां जो थे वो किसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे, इल्तुतमिश को प्यार किया करते थे। और कोई भी चीज मांगने पर किसको दिलाया करते थे, इल्तुतमिश को दिलाया करते थे। जो इसके छोटे भाई हुआ करते थे, क्या होते थे, जो इसके छोटे भाई हुआ करते थे, ये चीज उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। किसे पसंद नहीं आ रहे थे, छोटे भाइयों को पसंद नहीं आ रहे थे। जैसे आप देखेंगे दोस्तों कि आपको क्या कर दिया जाए,
आपको कम प्यार किया जाएगा तो समस्या क्या होगी कि हम उसका क्या करने लगेंगे, जिसको ज़्यादा प्यार मिलेगा हम उसका विरोध करना शुरू करते हैं। तो क्या किया जाएगा कि इल्तुतमिश के भाई ही क्या है, इल्तुतमिश के भाई ही चोरी से किसे बेच देते हैं, इल्तुतमिश को बेच देते हैं। किस लिए बेचते हैं, क्योंकि उन्हें भी क्या मिल सके, प्यार मिल सके, इसलिए क्या करते हैं, इल्तुतमिश को बेच दिया जाता है। और इल्तुतमिश का एक और नाम क्या था, इल्बारी वो था, अल्तमश था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो लिखिएगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश सुंदर सुंदर था, उसके पिता आलम खां उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, क्या करते थे। आलम खां की कई संतानें थी, थी। इल्तुतमिश को आलम खां के प्यार के कारण उसके भाई ही उसे चोरी से बेच देते। ठीक है, तो ये रहा इसका प्रारंभिक जीवन, जिसमें क्या कर दिया जाता है, इसके पिता आलम खां को आलम खां जो क्या करता है, इसे बहुत प्यार करता है, तो इस कारण इसके भाई ही इसे क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये बेचते किसको है, तो घोड़े के पहले व्यापारी को बेचेंगे, फिर प्रधान काजी। पहले किसको बेचेंगे, घोड़े के व्यापारी को, उसके बाद प्रधान काजी को। किसको, प्रधान काजी को बेचा जाएगा। और फिर क्या होगा, अंततः ये किसके पास पहुंचेगा, प्रधान काजी के पुत्र भी क्या है, प्रधान काजी के पुत्र भी किसे बेचते हैं, ऐबक को बेचते हैं। कहते हैं कि जो प्रधान काजी होता है, क्या है, प्रधान काजी होता है, प्रधान काजी जो होता है जमालुद्दीन को बेचता है। किसको बेचता है, प्रधान काजी के पुत्र जमालुद्दीन को बेचते हैं। किसको बेचते हैं, जमालुद्दीन दासों का व्यापारी। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जिस तरीके का दास होगा, क्या होगा, जिस तरीके का दास होगा उसके ऊपर उसी तरीके की बोली लगाई जाती थी। तो होगा क्या कि जमालुद्दीन पहले ये कहाँ ले जाता है, इल्तुतमिश को गौरी के पास ले जाता है। किसके पास ले जाता है, गौरी के पास ले जाता है, और इसके लिए बहुत सारा धन मांगता है। क्या मांगता है, धन मांगता है, लेकिन क्या करता है, गौरी उसको उतना धन देने के लिए तैयार नहीं होता है। जब तैयार नहीं होता है तो कहता है कि उतना दाम मांग रहा था जितना वो देना नहीं चाह रहे थे। तो गौरी तुरंत तत्काल ये आदेश निकलवाता है कि ये गौर प्रांत में ये दास कहीं भी बेचा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों ये बहुत अच्छा था, क्या था, इल्तुतमिश बहुत अच्छा था और बहुत योग्य था। तो इससे कौन प्रभावित हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन प्रभावित हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक पर प्रभावित हो जाता है। और इसी प्रभावित होने के कारण किससे मिलता है, जमालुद्दीन से मिलता है। और जमालुद्दीन को कहता है ऐबक कि गौरी ने कहाँ प्रतिबंधित किया है, गौर प्रांत में प्रतिबंधित किया है, दिल्ली में प्रतिबंधित नहीं किया है। तुम कहाँ लेके आओ, इसे दिल्ली लेके आओ, मैं क्या कर लूंगा, खरीद लूंगा। तो इसे फिर कौन खरीदता है, ऐबक खरीदता है। कौन खरीदता है, ऐबक खरीदता है। तो दोस्तों अच्छा दास होना भी बहुत बड़ी बात है। बताओ इनके लिए अपने
क्या है, अपने मालिक से भी इन्होंने बचकर किसे खरीद लिया, इल्तुतमिश को खरीद लिया। तो दोस्तों इस तरीके से इसे 4 तरीके से देखा जा सकता है। पहले किसको बेचा गया, घोड़े के व्यापारी को, फिर किसको बेचा गया, प्रधान काजी को बेचा गया, फिर किसको बेचा गया, जमालुद्दीन को बेचा गया, फिर किसको बेचा गया, ऐबक को बेचा गया। तो दोस्तों इसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐबक तो इससे प्रभावित ही था, तो ऐबक ने इसे सबसे पहले सर ए जानदार के पद पर नियुक्त किया। किसके, सर ए जानदार के पद पर नियुक्त किया। ऐबक उसकी इल्तुतमिश की योग्यता से काफी प्रभावित खरीदने के पश्चात ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदने के पश्चात नंबर 1 सर ए जहांदार के पद पर नियुक्त किया। दोस्तों सर ए जहांदार जो पद था वो पद था किसका, अंगरक्षकों के प्रमुख का। किसका, अंगरक्षकों के प्रमुख का, अंगरक्षकों का प्रमुख का। दोस्तों नेक्स्ट की बात की जाए तो इससे तत्पश्चात इसे किस पद के पद पर नियुक्त किया गया था, अमीर ए शिकार के पद पर। किसके, अमीर ए शिकार के पद पर नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, इसे क्या करिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में और ज्यादा बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि इल्तुतमिश का जो शासन शुरू होता है कहां से, 1211 से लेकर 1230 के बारे में हम 1236 के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मैंने बताया था कि इल्तुतमिश जब शासन करने आएगा तो सबसे बड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी कि इसके विरोधी बहुत ज्यादा होंगे। कौन होंगे, इसके बहुत ज्यादा विरोधी होंगे। कौन होगा, ऐबक होगा, कौन होगा, नसरुद्दीन कुबाचा होगा, यल्दाज होगा, और बंगाल में भी क्या हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, और उन्होंने ऐबक की मृत्यु के पश्चात अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश जैसे ही शासन सत्ता को संभालता है उसने अपनी राजधानी किसको बनाया, दिल्ली को बनाया। क्या बनाया, दिल्ली को बनाया, और उसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ऐबक ने कोई बहुत बड़े कार्य नहीं किए थे उसके अकॉर्डिंग जितना इल्तुतमिश ने किया था, इसलिए क्या कहा जाता है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये था कि दिल्ली सल्तनत में जो शासन करने वाला पहला शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। किसकी उपाधि नहीं धारण की थी, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। और दूसरी चीज इसे क्या होता है, बाद में दासता से मुक्ति मिलती है। और तीसरी चीज उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, लाहौर को बनाई थी। जबकि इल्तुतमिश क्या है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया, दिल्ली को बनाया था। दिल्ली को बनाने के कारण उसे क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। दोस्तों एक चीज हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति
जो व्यक्ति क्या करेगा, बड़ा कार्य करेगा, क्या करेगा, बड़ा कार्य करेगा, उसे ही तो कहा जाएगा ना, उसके नाम से ही जाना जाएगा। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों, क्योंकि देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और उसके पश्चात ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। इसलिए ये क्वेश्चन बनता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें कि और क्या क्या नामों से इन्हें जाता है, क्या था, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दोस्तों इसके समय में क्या होगा कि इन्होंने क्या किया था, राजधानी दिल्ली बनाई थी। इसके समय में कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां भी होंगी जिसको ये सामना करेगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखिएगा, इल्तुतमिश इल्बारी तुर्क था, इल्बारी तुर्क था। ठीक है, नेक्स्ट इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट नोट करके लिखिएगा, नोट इल्तुतमिश को अल्तमश नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, अल्तमश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसे लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, ये हाँ एक पॉइंट इसमें और एक चीज नोट करिएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ऐबक का गुलाम कौन था, ऐबक किसका, गौरी का गुलाम कौन था, ऐबक का। गौरी का गुलाम ऐबक था, ऐबक का गुलाम कौन है, इल्तुतमिश। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक चीज और हमें समझ के रखना है कि इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले ही मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको बताया था कि क्या हो जाता है, ऐबक मोहम्मद गौरी के समय क्या होता है, खोखर विद्रोह कर देते हैं। क्या करते हैं, खोखर विद्रोह कर देते हैं। खोखर जो क्षेत्र था उनका, वो सिंध और मुल्तान का क्षेत्र था। वहाँ क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और उस विद्रोह को जो मोहम्मद गौरी दबाने के लिए आता है, तो वहाँ पर देखता है कि वह पराजित हो रहा था। तो एक हीरो के तरीके से एंट्री किसकी होती है, इल्तुतमिश की एंट्री होती है। और इल्तुतमिश क्या करता है, उस युद्ध में उसे विजयी करवा देता है। इस कारण मोहम्मद गौरी ने तत्काल उसे यह आदेश दिया कि वो क्या कर दे, इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दे। तो आप देखेंगे कि इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त पहले हो गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक है,
मुश्किल। नोट, इल्तुतमिश ऐबक से पहले 1206 ईस्वी में दास्ता से मुक्त हो गया था। दास्ता से मुक्त हो गया था। दास्ता से मुक्त हो गया था। इल्तुतमिश ऐबक की मृत्यु के समय, ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं में था। नेक्स्ट बात करें किसकी? ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। किससे किया था? इल्तुतमिश से किया। तो दोस्तों ये आप लिख लीजिए, फिर हम बात करेंगे किसके? प्रारंभिक समय में कठिनाइयों के। हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं ऐबक के इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। देखेंगे दोस्तों, इसमें प्रारंभिक कठिनाइयों की बात करी जाए तो नसरुद्दीन कुबाचा, किसका नाम आता है? नसरुद्दीन कुबाचा तुर्क। किसका? सबसे पहले बात करेंगे किसकी? तुर्क अमीरों की। तुर्क अमीरों का विद्रोह। किसका? तुर्क अमीरों का विद्रोह सबसे पहले उसे झेलना पड़ता है। दूसरी चीज, इसे किसका विद्रोह झेलना पड़ता है? यल्दौज का। किसका? यल्दौज का विद्रोह झेलना पड़ता है। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे कि इसे कुबाचा, नासरुद्दीन कुबाचा के विद्रोह को झेलना पड़ता है। नेक्स्ट चौथे नंबर पर आप देखेंगे बंगाल। किसका? बंगाल एवं बिहार। किसका? बंगाल एवं बिहार के विद्रोह को देखना पड़ता है। नेक्स्ट बात की जाए तो इसे किसको देखना पड़ता है? पांचवें नंबर पर मंगोलों को देखना पड़ता है। किसको? मंगोलों के आक्रमण को देखना पड़ता है। आक्रमण। नेक्स्ट बात की जाए तो खोखरों के विद्रोह को भी देखना पड़ता है। खोखरों के विद्रोह को देखना पड़ता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इन विद्रोहों के बारे में, और फिर हम बात करेंगे इल्तुतमिश की और क्या क्या नीतियां रहे। तो दोस्तों हम इसमें किसमें नेक्स्ट लेक्चर में किसके बात करेंगे? तुर्क अमीरों के विद्रोह के बारे में, फिर यल्दौज के बारे में बात करेंगे, फिर नासरुद्दीन कुबाचा, फिर बंगाल और बिहार के गवर्नर या इक्तादार जो अपने को ऐबक की मृत्यु के पश्चात क्या कर देते हैं? स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। फिर बात करेंगे मंगोलों के आक्रमण के बारे में, फिर हम बात करेंगे खोखरों के विद्रोह के बारे में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।